ये बात साल 2020 की है। नेपाल की रहने वाली दो लड़कियां होती हैं, एक का नाम संगीता होता है और दूसरे का नाम ममता होता है। नौकरी की तलाश में वो दिल्ली आ जाती हैं और वो इधर उधर धक्के खा रही थी नौकरी के लिए, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और इसी तरह से उनका वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनके पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो रहे थे। तब उन दोनों लड़कियों ने फैसला किया कि वापस नेपाल चलते हैं, क्योंकि यहां रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे। वो जब रेलवे स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतजार कर रही थी तो इसी बीच में उन्हीं के देश की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम निर्मला होता है, उसकी नजर पड़ जाती है। निर्मला ने जब उन दोनों लड़कियों को देखा तो वो उस वक्त रो रही थी, परेशान हो रही थी। निर्मला उनके पास जाती है, जाकर बातचीत करना शुरू कर देती है। पूछती है कि तुम कहां रहती हो, क्या बात है, क्या नहीं, मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूं कि नहीं कर सकती हूं। उन्होंने अभी तक जो उनकी जिंदगी में बीता था वो सब कुछ उनसे शेयर कर दिया। शेयर करने के बाद उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिलेगी, रहने के लिए घर मिलेगा, खाने के लिए भी मिलेगा और कपड़े भी मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। तुम बस परेशान मत हो। अगर मुझ पर भरोसा कर सकती हो तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा और तुम्हें सैलरी मिलेगी 1.5 लाख रुपए। बस 1.5 लाख रुपए का नाम सुनने के बाद पहले तो उन लड़कियों को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही उन्हें भरोसा दिलाया गया, अपने गांव के बारे में बताया गया, अपने बारे में बताया गया, वो लड़कियां खुश हो जाती हैं और उस निर्मला के साथ चली जाती हैं। निर्मला के साथ रहना सहना शुरू हो जाता है। अभी शुरुआती दौर था, उस वक्त लॉकडाउन का समय चल रहा था, काम धंधा बिल्कुल पूरी तरह से चौपट था, लेकिन ऐसे वक्त में काम मिलना यह भी अपना आप में एक चैलेंज था। सैलरी उनके खाते में 1.5 लाख रुपए आ जाती है, वो खुश हो जाती हैं और यहीं से काम धंधा शुरू हो जाता है। काम धंधा कुछ ऐसा शुरू होता है कि उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। अपने लिए भी बहुत सारे पैसे कमाए और जिसके लिए वो काम करती थी उन्होंने धीरे धीरे उसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए कमाए। इतने रुपए कमाने के बाद वो वक्त उनका आगे बढ़ने लगता है। उनकी हर जरूरतें, हर ख्वाहिशें पूरी हो रही थी। घर हो या कुछ भी हो, सब कुछ मिल रहा था, गाड़ी मिल रही थी और जो अपने गांव में पैसे भेजने थे वो सब कुछ पूरा हो रहा था। ना कोई इसमें ऐतराज था, ना कोई परेशानी थी। लेकिन एक दिन वो पकड़ी जाती हैं। जब पकड़ी जाती हैं तब ये कहानी लोगों के सामने आती है और जब लोगों के सामने कहानी आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। फिलहाल ये दोनों लड़कियां सलाखों के पीछे जिंदगी गुजार रही हैं और जब हम आपको ये कहानी सुना रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद की। मुरादाबाद में एक थाना लगता है, कटगढ़ थाना। यहां पर एक सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाली शिक्षिका होती हैं। शिक्षिका के दरअसल पति खत्म हो जाते हैं। वो विधवा वाली जिंदगी जी रही थी और परेशान थी। जो भी उन्हें कोई देखता था, उन्हें देखते कहता था कि मैडम, अभी तो आपकी कुछ ज्यादा उम्र भी नहीं हुई है, आप पैसे भी अच्छे खासे कमाती हो, क्यों ना दूसरी शादी कर लो। शादी कर लोगी तो जिंदगी आराम से गुजर जाएगी, बढ़िया से कट जाएगी। शुरुआत में ये शिक्षिका को बात बड़ी अटपटी लगती थी, अजीब लगती थी, लेकिन जैसे जैसे लोगों ने टोकना शुरू किया, खासकर स्टाफ के लोगों ने टोकना शुरू किया, तब जाकर उसके दिमाग में आने लगता है। इसी बीच में एक तारीख आती है, 25 जुलाई 2025 की ये बात है। उन्होंने शादी.com, जो एक मैट्रिमोनियल साइट है जहां से शादियां होती हैं, उसमें जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराया और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अभी वो घर पे आई ही थी, काम धंधा जो भी कर रही थी। इसी बीच में उनके व्हाट्सएप पर एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा हुआ था कि मेरा नाम आरव सिंह है और मैं भारत में ही मेरा जन्म हुआ है, शिक्षा और परवरिश मेरी अमेरिका में हुई है। दरअसल MBBS जनरल सर्जन हूं और लगभग 15 साल से यहां पर जॉब कर रहा हूं। सब कुछ है मेरे पास, बस कमी है तो एक पत्नी की। मैं चाहता हूं कि इंडिया की किसी लड़की से शादी करूं और यहां शादी करने के बाद अब मैं अमेरिका रहना नहीं चाहता, वापस इंडिया में ही रहना चाहता हूं, यहीं पर बसना चाहता हूं। आपकी प्रोफाइल देखी, आपकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी, आप भी मुझे बहुत अच्छे लगी। इसलिए अगर आपको लगता है कि मुझसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए तो आप मुझे कुछ भी कह सकती हैं। इस तरह की बात थी। जब वो व्हाट्सएप पर मैसेज देखती हैं तो वो खुश हो जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी मन की मुराद पूरी हो गई। यहीं से थोड़ी बहुत बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया, दोनों ने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया। अब शिक्षिका के मन में जो अकेलापन था, जो परेशानी थी, वो सब धीरे धीरे करके दूर होने लगता है। दोनों इतनी ज्यादा बात करना शुरू कर देते हैं, ऐसा लगने लगता है जैसे कि एक दूसरे के लिए ही तो बने हैं। पुराना जो रिश्ता था वो तो सिर्फ पुराना हो गया, लेकिन नया रिश्ता वो कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा अच्छा था। शिक्षिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसे ही बढ़ रहा था। अभी 3 दिन ही बीते थे। ये तारीख थी 27 जुलाई 2025 की। दोपहर के आसपास का समय हो रहा था और इसी बीच में एक फोन आता है। जब फोन आता है तो उसने कहा कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से मैं कॉल कर रही हूं और मेरा नाम फला है और मैडम मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि आपके नाम पर एक पार्सल आया हुआ है, क्या आप उस पार्सल को रिसीव करना चाहेंगी। मैडम ने कहा कि मेरा यहां पर पार्सल आने का क्या मतलब है, आप कैसी बातें कर रहे हो। तभी वो कहते हैं कि किसी डॉक्टर आरव सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो कि अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने भेजा है।
अगर आपको पार्सल चाहिए तो उसके लिए आगे की कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं, उनसे गुजरना होगा। हमें आपका वेरिफिकेशन कॉल है, आपसे बातचीत करनी है। जैसी वेरिफिकेशन वाली बात आती है, जो भी एड्रेस उस पार्सल पर लिखा हुआ था, मैडम ने एक एक चीज को बताना शुरू कर दिया। मैडम खुश हो जाती हैं, लेकिन मैडम को यह नहीं पता था कि उस पार्सल के अंदर है क्या। तभी उन्होंने डॉक्टर आरफ सिंह को एक मैसेज किया कि क्या तुमने मेरे लिए कुछ भेजा है। उसने बस मुस्कुराते हुए एक इमोजी भेजी। इसी से ही मैडम खुश हो जाती हैं, समझ जाती हैं कि हाँ कुछ ना कुछ भेजा है और यहीं से आया है। इसी बीच में एक और कॉल आता है, और जैसे कॉल आता है उनसे कहा जाता है कि मैडम हमने अपनी मशीन के माध्यम से ये चेक किया है, क्योंकि हम इस पार्सल को खोल नहीं सकते। इसके अंदर भारी मात्रा में गोल्ड है, इसमें डायमंड की रिंग है यानी कि अंगूठियां हैं, साथ ही इसमें अमेरिकी करेंसी है, लगभग जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के आसपास बताई जाती है। जैसे मैडम ने ये सुना, वो और ज्यादा गदगद हो जाती है और ज्यादा खुश हो जाती है कि इतना बड़ा कोई गिफ्ट कैसे भेज सकता है। क्योंकि आरफ सिंह तो अमेरिका में बिल्कुल अकेला रह रहा था, उसके परिवार में कोई नहीं है। बहुत सारी धन दौलत उसने इकट्ठी वहां से कर रखी थी, और अमेरिका की करेंसी में और इंडिया की करेंसी में बहुत ज्यादा अंतर भी है। लगभग 1 रुपया वहां का और यहाँ के 85 रुपए के आसपास हो जाते हैं। अब ये बात सुनने के बाद फिर से तीसरा कॉल आता है, मैडम अगर आपको पैसे चाहिए तो ये आपको पार्सल चाहिए तो आपको कुछ जो खर्च है वो देना पड़ेगा, यानी कि लगभग 30,000 रुपए हैं जो आपको देने पड़ेंगे, और उसके बाद ही ये पार्सल आपके पास तक पहुंच सकता है। मैडम ने कहा जब उसके अंदर इतने सारे पैसे हैं तो आप उसी में से पैसे निकाल के मुझे काट के क्यों नहीं भेज देते हो, क्यों मेरा इस तरह से आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने कहा मैडम अगर आपको नहीं चाहिए तो बस आप एक बार मना कर दीजिए, हम इस पार्सल को वापस कर देंगे और हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैडम ने कहा मुझे थोड़ा सा सोचने का वक्त दीजिए। लगभग 10 या 15 मिनट के आसपास का समय मांगा गया। तभी मैडम के दिमाग में आया कि सिर्फ 30,000 रुपए ही तो देने हैं, अगर 50 लाख रुपए के लिए 30,000 रुपए दाव पे भी लग जाते हैं तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। बस इतना था। उसके बाद फिर मैडम ने कहा ठीक है ओके, और वो 30,000 रुपए जहां डलवाने थे, जिस खाते में पहुंचाने थे, वो पहुंच जाते हैं। उसके बाद फिर वहां से मुबारकबाद दी जाती है कि आपका ये पार्सल बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाएगा। इससे पहले कि मैडम का पार्सल वाली बात आगे बढ़ती कुछ होता, तभी कस्टम अधिकारी का फोन आ जाता है। कस्टम अधिकारी का जब फोन आता है, उधर से कोई लेडीज बात कर रही थी और उसने शुरुआत में ही डांटना डपटना शुरू कर दिया कि आप जानती हैं जिस पार्सल को आपने रिसीव किया है वो पार्सल आपके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। यह बात सरकारी शिक्षिका ने जब ये सुनी, जब उनसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है, क्या करती हैं, परिवार में कौन कौन लोग हैं, मैडम ने जब बताना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो नौकरी है ना सरकारी, 1 मिनट में चली जाएगी और सलाखों के पीछे जिंदगी वैसे गुजारनी पड़ेगी आपको कुछ पता नहीं है। इस तरह से उस कस्टम अधिकारी ने जब लगातार लताड़ना शुरू किया, डांटना शुरू किया है, शिक्षिका बहुत ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है। कहती है मैडम मुझे क्या करना होगा, आप मुझे बताइए तो सही, बस मैं इस किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहती हूं। तभी उसने कहा कि पता है आपको जो पार्सल भेजा है वो कुछ ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो कि देश विरोधी गतिविधियां हो सकती हैं, इसमें आप पर कुछ बड़े चार्जेस लग सकते हैं। इतना सुनने के बाद उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और इस पार्सल को आप वापस कर दीजिए। लेकिन कस्टम अधिकारी ने कहा कि अभी वापस नहीं होगा, उसके लिए आपको कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बात लेन देन पे शुरू हो जाती है और लेन देन का सिलसिला शुरू हो जाता है। तारीख थी 31 जुलाई 2025 और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है 18 अगस्त 2025 तक। जब यह सिलसिला चलता रहता है तो मैडम यानी कि शिक्षिका के खाते में जो रुपए होते हैं, एसबीआई में थे 25 लाख रुपए, बैंक ऑफ बड़ौदा में थे 11,21,000 रुपए, इंडियन बैंक में 58,57,000 रुपए थे। और मैडम ने 31 जुलाई 2025 से 18 अगस्त 2025 तक ये पैसे ट्रांसफर पर ट्रांसफर करते रहे। 20-25 से ज्यादा खातों में पैसे जाते रहे और धीरे धीरे करके 94,78,000 रुपए मैडम के खाते से जा चुके थे। अब लगातार फिर से दबाव बनाया जाने लगता है। अब तक आरफ सिंह जो था वो छुपा हुआ था, अब आरफ सिंह की भी भूमिका सामने आ जाती है। वो कहता है मैडम तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, अगर आपको यकीन ना हो तो देख लेना, मैं इन फोटोग्राफ्स को सोशल मीडिया पर डीप फेक के माध्यम से इन्हें अपलोड कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगी अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगी। तो मैडम के पास इतने ही पैसे थे और जो थे वो दे चुकी थी। अब वो परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है तो 18 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक उसे सोचने का मौका मिलता है कि आखिरकार करूं तो क्या करूं। किसी से सलाह मशवरा लिया, आखिरकार वो 31 अगस्त 2025 को नजदीकी पुलिस स्टेशन जाती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन वाले कहते हैं कि आपको साइबर क्राइम पुलिस थाना मुरादाबाद में जाना चाहिए, वहां जाकर अपनी बात रखनी चाहिए। मैडम ने एक तहरीर लिखी और तहरीर लिखने के बाद आखिरकार अपना
जो भी समस्या बीती है अभी तक उसने उसको बताया और मुकदमा अपराध संख्या 0017/2025 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। और आखिर में एक नंबर था, व्हाट्सएप नंबर, जिससे क्या आरफ सिंह से बातचीत हुई थी। तो आईटी एक्ट 66D, बीएनएस की धारा 319/2 और बीएनएस की धारा 318/4 इसमें एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और गंभीरता से लेने के बाद जो व्हाट्सएप से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, आखिरकार उसकी सीडीआर निकलवाई, उसकी लोकेशन निकलवाई और निकलवाने के बाद फिर उन अपराधियों की तलाश में पुलिस जुट जाती है। पुलिस ने बड़ी तत्परता से काम लिया और बड़ी ईमानदारी से काम किया। आखिरकार 8 सितंबर 2025 को एक कौनसम सुनीता नाम की एक महिला होती है जो कि मणिपुर प्रदेश के जिला चंदेल और गांव चापिया रोंग करके गांव लगता है, वहां की रहने वाली होती है। उसी ने कस्टम अधिकारी बनकर फोन किया था। पुलिस जाती है, उसको पकड़ती है, उसके पकड़ने के बाद उसके पास जो जरूरत का सामान था वो मिल जाता है। अब उससे ही आगे की जो चैन बनानी थी उस चैन बनाना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि इस मामले में एक विदेशी व्यक्ति भी शामिल है जो कि नाइजीरिया का रहने वाला होता है, जिसका नाम छिनके ओक एन मैनुअल कनू नाम होता है। उसके बारे में जब पता निकाला जाता है तो वो उसकी जो मां होती है वो भारतीय होती है और जो उसका पिता होता है वो जमैका का होता है। दोनों की शादी हो जाती है और ये छिनबे ओक एन मैनुअल कनू ये पैदा हो जाता है और वो इंडिया में भी रहता है। उसको भारत की भाषा भी बहुत अच्छे से आती है, उसको अंग्रेजी भी बहुत अच्छे से आती है। उसने कई भाषाओं का ज्ञान उसने इकट्ठा कर रखा था। अब पुलिस उसको तलाश करने में जुट जाती है, लेकिन जब जब पुलिस उस पर दबिश डालने की कोशिश कर रही थी वो पुलिस के सामने छूमंतर हो जाया करता था, गायब हो जाया करता था। लेकिन पुलिस ने भी जाल बिछाया हुआ था। इसी बीच में पता चलता है कि एक डिलीवरी बॉय उसको कुछ सामान डिलीवर करने वाला है, इसलिए पुलिस डिलीवरी बॉय बन के जाती है और उस व्यक्ति को जो नाइजीरिया का होता है इसको गिरफ्तार कर लेती है। और उसके साथ में 2 लड़कियां और होती हैं, एक का नाम संगीता होता है और एक का नाम ममता होता है जो कि नेपाल की रहने वाली होती हैं। इस तरह से पुलिस ने धीरे धीरे करके जो एक चैन थी उसको बनाना शुरू किया और बनाने के बाद आखिरकार इन सबको पकड़ने के बाद ये पता चलता है कि साल 2018 में ये नाइजीरिया से इंडिया आया था और यहां आने के बाद उसने ट्रैवल एजेंसी का काम शुरू किया, लेकिन उसका काम यहां पर चल नहीं पाता है। इसी बीच में लॉकडाउन लग जाता है। अब वो वापस जाने की तैयारी में था, परेशान हो जाता है। इसी बीच में उसके दिमाग में खुरापाती ख्याल आता है कि क्यों ना ठगी का कारोबार शुरू कर दिया जाए। इसके लिए उसे एक टीम बनानी थी और टीम के लिए इसके कौनसम सुनीता उसे मिल जाती है, निर्मला मिल जाती है और इसी बीच में संगीता और ममता भी उसे जो नेपाल की रहने वाली होती हैं वो भी मिल जाती हैं। और उसने लोगों के नए नए खाते खुलवाना, उनसे बातचीत करना और ये इसी तरह से जैसे शादी.com या मैट्रिमोनियल साइट जो होती हैं जहां से शादियों की बात चलती है, खासकर वो उनको ही निशाना बनाया करता था। खासकर ऐसी लड़कियां, ऐसी पुरुष होते थे जो जिनकी उम्र ज्यादा होती थी, जिनके पास पैसा ज्यादा होने की संभावनाएं होती थी। इस तरह से वो टारगेट बनाता था। जैसे क्या उसने एक सरकारी शिक्षिका को बनाया और इसी तरह से करते करते पता चलता है कि उसने 18 राज्यों में लगभग 37 उस पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो लोग शर्म की वजह से अपनी बात को किसी से बताना नहीं चाहते, कहना नहीं चाहते। लेकिन उसके खातों में जो ट्रांजैक्शन वाली बात आती है, लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास की ट्रांजैक्शन की बात सामने आती है। यानी कि उन्होंने भारतीयों के इतने सारे पैसे उतार लिए थे। इसमें पूर्वोत्तर राज्य हो या पश्चिम का राज्य हो या दक्षिण का राज्य हो, ऐसी जगहों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया और ऐसी ही लड़कियों को, ऐसी ही महिलाओं को उसने नौकरी देनी शुरू कर दी, जिससे क्या वहां की भाषाओं में वो आसानी से समझ सकें कि इसको किस चीज की जरूरत है, वो क्या काम कर सकता है। करीब करीब जो 100 करोड़ रुपए कमा लेता है और उसने वो पैसे अपने वहां नाइजीरिया में भेजे, अच्छी बढ़िया कोठियां बनाई, बढ़िया महंगी गाड़ियां खरीदी, लग्जरी वो लाइफ जी रहा था। शायद सोच रहा होगा कि ये सब धंधा ऐसे चल रहा है और चलता ही रहेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन भर जाता है। और उसका पाप का घड़ा भर जाता है 2 अक्टूबर 2025 को और वो गिरफ्तार हो जाता है। जो उसके नेपाल की जो लड़कियां थी वो भी गिरफ्तार हो जाती हैं। पुलिस ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। जो शिक्षिका थी उनके 94,78,000 रुपए में से लगभग 16 लाख रुपए की रकम तो वापस हो चुकी थी जब तक हमने ये खबर, ये जो 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर को अखबार में प्रकाशित होती है। उसके बाद आगे की पुलिस की कार्रवाई लगातार चल रही है ताकि बाकी पैसे मिल सकें, क्योंकि वो विदेशी व्यक्ति है और उसके पास पैसे यहां इंडिया में है नहीं है, वो ला सकता है नहीं ला सकता, तो ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन शिक्षिका की वजह से और न जाने कितने लोगों की जिंदगी इसमें फंसने से बच चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है और जाते जाते शिकोहा बात